हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। तो बेसिकली जो आज हमारी क्लास है, आज की क्लास होगी संसद। संसद पे आधारित होगी और ये संसद बेसिकली संसद को हम विधानमंडल के साथ कंपेयर करके करेंगे। यानी एक साथ दो टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? बढ़िया से करेंगे, समझ के साथ समझ बना के करेंगे। और आपके अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी वन एग्जाम हो, ठीक है, उस हर एग्जाम में आपका ये काम आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी आ रही है, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टॉपिक से। चलिए, तो हम सबसे पहले आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारा टॉपिक है संसद बनाम राज्य विधानमंडल। इसको देखते हैं। देखने स्टार्टिंग करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ठीक है, और यही एक मोटिवेशन का हमारा कारण है, जो आप लोगों का प्यार बना रहे हैं हमारे साथ। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए, जो इसकी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें रही। और ज्यादा से ज्यादा इसको भाई शेयर करिए, आप लोग जितना हो सके करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम देखेंगे संसद। देखिए, संसद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन इसके पार्ट्स होते हैं, वो हम देखेंगे और बेहतरीन समझ के साथ समझेंगे। और ये इस टॉपिक को करने के बाद आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहे तो आप सीधे एमसीक्यू पे जाइए, वहां पे एमसीक्यू पे उतरिए। इस क्वेश्चन इसको टॉपिक पढ़ने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन लगभग सही होंगे। ठीक है, तो संसद के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो संसद के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले लोकसभा। एक पार्ट क्या है, संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है। संसद को आर्टिकल 79 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 79 से संसद को डिनोट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा उसके बाद। ठीक हो गया? क्लियर है सर? तो संसद की तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी हम आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल्स को अभी हम कवर करेंगे, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको कतई छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर एक आर्टिकल को हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद का जो ये लोकसभा, निम्न सदन इसको भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन कहते हैं। ठीक है, ये हर साल 5 साल में विघटित होती है, लेकिन ये 5 साल में विघटित नहीं होती। हम राष्ट्रपति के बारे में पिछली क्लास में हम लोग अच्छे से राष्ट्रपति राज्यपाल को कंपेयर करते हुए पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं पता है, पिछली वीडियो में जाइए, वहां पे आप देखिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां पे जाके इसको बढ़िया से कर लीजिए। जिसका जो टाइटल है उसका केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्यपाल, ये टाइटल है। यहाँ से जाके आप इस टॉपिक को बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं, आपका बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे केंद्र में संसद होती है, ठीक है, सेंटर में केंद्र में संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, राज्यों में विधानमंडल होता है। ठीक है, तो जो संसद है वही राज्यों में क्या है, उसका नाम बदल के राज्यों में क्या है, विधानमंडल। क्या है, विधानमंडल। और विधानमंडल के अंतर्गत भी तीन अंग होते हैं। पहला राज्य विधानसभा होती है, पहला विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल, जिसमें हम राज्यपाल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। विधान परिषद प्रत्येक राज्यों में नहीं होती, कि कुछ राज्यों में है, इसके बारे में चर्चा करें। और विधानसभा भी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ करके जितने भी राज्य हैं उन सब में क्या है, विधान सभाएं है। क्लियर है? तो जैसे हमारा, और अगर विधानमंडल की बात करूं, आर्टिकल 168 के तहत इसको डिनोट किया गया। ठीक हो गया? तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। विधानमंडल के भी तीन अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ऐसे ही संसद की तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। ठीक है, ये सब कुछ आपके नोट्स में है, हमें बस अब चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम तो सबसे पहले हम संवैधानिक संरचना की बात करते हैं भैया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संवैधानिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, संसद केंद्र में, संसद केंद्र में अनुच्छेद 79, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है क्या, संसद।
ठीक है। और राष्ट्रपति की स्थिति, यह संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है। मैंने कल बताया था, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। क्या योग्यता रखता है? ठीक है, लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होता। इतना क्लियर हो गया। वह प्रतिवर्ष, वो राष्ट्रपति क्या करता है कि प्रतिवर्ष पहले सत्र तथा नए चुनाव के बाद पहले सत्र में संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भैया राष्ट्रपति कब कब सत्र को संबोधित करता है, तो प्रत्येक वर्ष पहला जो सत्र होता है, पहला सत्र होता है, और उसके बाद जब भी चुनाव होता है तो कोई भी पार्टी अगर इलेक्ट होके आती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पहले सत्र में संयुक्त रूप से का मतलब होता है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या करते हैं, दोनों को संबोधन, दोनों सदनों को संबोधित करके उद्घाटन भाषण करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी तरह से हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल की, आर्टिकल 168, जिसमें राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा, विधान परिषद, जहां क्या होती है, अस्तित्व में हो, जहां विधान परिषद का मतलब जहां पे अस्तित्व में, यानी कुछ राज्यों में है, उसको भी हम देखेंगे। तो विधानमंडल भी हमने ऑलरेडी देख लिया, क्या क्या चीजें होती है ये हम जान चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक चीजों को उठाएंगे और एक एक चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उच्च सदन की बात करते हैं। जैसे उच्च सदन का मतलब राज्यसभा की बात करेंगे। ठीक है, उच्च सदन का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन कहते हैं, और यह एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब जो कभी भंग नहीं होता है। जिस प्रकार से लोकसभा प्रत्येक 5 साल में भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ सदस्य हर हर साल एक हर दूसरे साल में कुछ सदस्य चले जाते हैं, फिर कुछ नए आ जाते हैं। इसी तरह इसकी निरंतरता बनी रहती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा ही केंद्र का पार्ट है। और ऐसे ही विधानसभा है, विधान परिषद राज्यों में होती है, विधान परिषद। ठीक है, तो क्या होता है, यह एक वैकल्पिक सिद्धांत सदन है, यानी इसका हर एक राज्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके करे तो संसद इसे बना सकती है या समाप्त सकती है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले विधान परिषद किन राज्यों में बनेगी। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, लेकिन जिस राज्यों में है उस राज्यों की क्या विधानसभा ने क्या एक प्रस्ताव, अपने वहां एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि भैया कहेंगे संसद से कि हे संसद महाराज, हमारे लिए एक विधान परिषद बनाओ। ठीक है, तो संसद क्या करेगी, संसद सर्वोच्च है, तो संसद क्या करेगी, उस राज्य के लिए विधान परिषद बनाएगी और समाप्त भी कर सकती है। समाप्त करने के लिए भी यही फिर से कहेगी, हे संसद महाराज, हमारे लिए विधान परिषद समाप्त करो। तो फिर संसद क्या करेगी, उसके लिए एक प्रस्ताव लेके आएगी और उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर देगी। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन है, यानी हर एक राज्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और हालांकि इसको इसको इसलिए भी बनाया गया कि जिस राज्यों में ज्यादा जनसंख्या रहती है, जो बड़े राज्य हैं, जहां पे कार्य को देखने के लिए, समझने के लिए या फिर उसका निरीक्षण करने के लिए एक प्रकार से एक एक वैकल्पिक सदन की व्यवस्था की गई, उसे ही विधान परिषद कहते हैं। जैसे बड़े बड़े राज्यों में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, ये ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे विधान परिषद अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना हमें हमारा क्लियर हो गया। तो विधान परिषद कौन बनाएगा भैया, अपने वहां राज्य जो है, राज्यों की विधानसभा है वो अपने प्रस्ताव पारित करके संसद को बोलेंगे और संसद उस पर क्या करेगी, संसद ये बना सकती है और समाप्त कर सकती है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब उच्च सदन यानी राज्यसभा की संरचना के बारे में देखते हैं। राज्यसभा की चर्चा जो है ना आर्टिकल 80 में है। जैसे हमने देख लिया 79 में क्या है, संसद। अब ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल याद करा रहा हूं, संसद में 79, 80 में 79, 80 में क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा ऊंचा है यानी उच्च सदन है, तो भैया इसको पहले रखेंगे। फिर 81 लोकसभा निम्न है, तो भैया लोकसभा को नीचे रखेंगे, लोकसभा। इतना क्लियर हो गया, तीनों आर्टिकल सबको क्लियर। संसद 80, 81, 79, 80, 81, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, क्लियर सेट। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए डेट, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था इसका, और पहली बैठक 13 मई को हुई थी। ठीक है, अप्रैल के बाद अगले महीने में 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो आपको डेट पहले याद होनी, 3 अप्रैल 1952 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ था। ठीक हो गया, और इसमें अधिकतम संख्या 252 है। ठीक है, अधिकतम संख्या अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो भैया इसमें 250, अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, पहले दो और होती थी एंग्लो इंडियंस करके। ठीक है, लेकिन उसको अभी क्या हो गया है, नहीं,
इसमें ना एंग्लो इंडियन आपका लोकसभा में आएगा, तो पहले 245 से सॉरी 252 तक होती थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 200 अधिकतम 250 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य निर्वाचित हैं। क्या है? निर्वाचित हैं। इसमें से अगर मैं विभाजन की बात करूं तो 238 जो राज्यों को मिले, किसमें? राज्यों को, यूटी से जनसंख्या, राज्यों और यूटी से जनसंख्या के अनुपात में, प्लस 12 लोगों को क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया था। और दो पहले क्या होता था कि 2 लोगों को अपॉइंट किया जाता था, किसमें? लोकसभा में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वो अभी हटा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 238 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों से और यूटी से आएंगे। ठीक है, और 12 सदस्यों का चुनाव होगा किसके द्वारा? मनोनयन किया जाए किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये और 12 लोग कहाँ से आएंगे? जिनको स्पेसिफिक हो, कला क्षेत्र में हो, साहित्य क्षेत्र में, जिनको विशेषज्ञता प्राप्त है, उनको राष्ट्रपति क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। अभी हम ये भी देखेंगे। तो आपको वर्तमान में आपको पता हो जाए मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245। 245 में 12 लोग अपॉइंट हुए हैं, यानी आपको पता है कि 233 लोगों का मतलब 12 लोग नॉमिनेट हुए हैं, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट हुए हैं और 233 लोगों का चुनाव हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया? और चुनाव पद्धति कैसे होती है? राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि उच्च सदन को या राज्यसभा को राज्यों के सदन के रूप में भी जाना जाता है। क्या? उच्च सदन यानी राज्यसभा को राज्यों के सदन के रूप में भी जाना जाता है। यानी यहाँ के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य विधानसभाएं जो होती हैं, राज्यों में, जैसे यूपी है, यूपी के जो विधानसभा के सदस्य मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, वो लोग क्या करेंगे? उसके जो विधायक है ना, वो जाएंगे वोट करने किसके लिए? विधायकों यानी एमएलए को द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होगा? राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, कैसे चुने जाएंगे ये? जो एमएलए हैं, एमएलए यानी विधायक हैं, सीधी सी बात है, विधायक हैं, वो वोट करने जाएंगे किसको? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए। कौन से आर्टिकल के तहत? आपको राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? 80 में है। ठीक, और इसके द्वारा एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको कितना है? पहले तो अनुच्छेद राज्यसभा के बारे में पता होनी चाहिए। 80, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है। 245 में से 12 लोग मनोनीत हुए हैं, 233 लोगों का चुनाव हुआ है। और वैसे अगर बात करें तो 238 यानी 250 में से 238 लोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, प्लस 12 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा चुनाव होगा। लेकिन इन 238 में से वर्तमान में 233 हैं, यानी 5 लोगों का नहीं है। ठीक है, 5 लोग कम है भी। और चुनाव पद्धति इनकी राज्य विधानसभाओं के जो विधायक हैं या एमएलए हैं, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। और एज कितनी होनी चाहिए? 38 साल। ठीक है, मेरे दिमाग में ये 80 चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, इतने सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। आई होप यहाँ से अभी तक जितना पढ़ा है इसको मन में रिवाइज करते चलिए और मजा आएगा आगे पढ़ के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया, अब विधान परिषद देख लेते, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। कैसे? देखो, इसमें क्या होना चाहिए? अभी जैसे हमने बोला न्यूनतम, अधिकतम हमने देखा था वहां पे इतना, इसमें न्यूनतम होती है कि विधान परिषद बनाने के लिए सदन में न्यूनतम 40 सदस्य होने आवश्यक हैं। 40 सदन न्यून, यानी अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद बनेगी, ठीक है, विधान परिषद बनेगी तो उसमें कम से कम 40 सदस्य जरूर होंगे। इससे कम सदस्यों के लिए विधान परिषद नहीं बनाई जाएगी। ठीक, तो अब ये 40 सदस्य में से कैसे, अब इनका विभाजन कैसे होगा? इसको कैसे, इसके जो सदस्य बनेंगे कैसे आएंगे निर्वाचित होकर? तो 1/3, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 3 में से एक सदस्य विधायक नियुक्त कर देंगे, मतलब चुनाव निर्वाचित करेंगे विधायकों द्वारा। ऐसे समझिए, विधायकों द्वारा 1/3 सदस्य कहां से आएंगे? विधायकों द्वारा। ठीक है, ये अनुपात में, इसकी संख्या अगर मान लीजिए किसी राज्य में 150 लोग हैं, तो 150 में से अगर मैं बात करूं 3 5 15, 50 लोगों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, 150 अगर किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्य 150 हैं, तो 150 का 1/3 मतलब 3 5 15, यानी 50 लोग आपके एमएलए द्वारा निर्धारित होंगे। अब बचे कितने? 100। अब 100 लोगों की अगर मैं बात करूं, इस 100 में इसका फिर क्या होगा? 1/3 सदस्य, यानी इस 50 का 103 फिर निकालेंगे तो ये भी आएगा। 50 लोगों का चुनाव कैसे हो गया?
भैया सदस्य स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज द्वारा चुन के जाएंगे कहाँ पे, विधान परिषद में। बाकी 1/12, 1/12 और शेष सदस्य जो बचे, यानी शेष का मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ठीक है, कितना हो गया? अगर मैं इसका सबका एलसीएम लूं तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, तो कुल हो जाएगा ऊपर 4 प्लस 1 प्लस 1/12 हो गया, तो 4 4 8, 8 2 10, यानी 10/12, यानी 2 पंचे 10, 2 छाक 12, यानी 5/6 लोग का चुनाव हो गया है। यानी 6 में से 5 लोग का चुनाव हो गया। अब 1/6 यानी शेष, इस शेष का मतलब क्या है, 1/6 लोग कहाँ से आएंगे? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ, अब फटाफट इसको समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन ऐसे ये संख्या नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, कितने लोग कहाँ से आएंगे, बस ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। क्या है? 1/3 सदस्य विधायक एमएलए द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय लोकल बॉडीज द्वारा। 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा, ग्रेजुएट 1/12, 12 में पहुंच के ऐसे याद करो, 12th के बाद ही तो ग्रेजुएट में पहुंचते हैं, तो 1/12 सदस्य ग्रेजुएट द्वारा। और भैया शिक्षकों द्वारा, 12th तक हमें शिक्षक पढ़ाते हैं, तो ये भी आपको 1/12 याद होना चाहिए। और 1/6 लोग राज्यपाल। ठीक है, तो 1/3 विधायकों द्वारा, 1/3 लोकल बॉडीज द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा। शिक्षक और स्नातक एक बार आएंगे, 1/12 लोग सदस्य चुनाव होगा, और शेष सदस्य यानी 1/6 राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाएंगे। तो 1/6 का नामांकन होगा राज्यपाल द्वारा। इतना आपको पता हो गया, आई होप पता हो चल गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, आगे क्या है? निम्नाकार। अब हमने अभी तक उच्च सदन की बात कर ली, हमने राज्यसभा की बात कर ली, हमने विधान परिषद की बात कर ली। अब हम बात करेंगे भैया लोकसभा की। लोकसभा भी आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया 81, और इसमें जो अधिकतम संख्या होगी 550 होगी। ठीक है, अभी परिसीमन के लिए बिल आया था, आपने देखा होगा, वो हालांकि अभी वो कुछ हुआ नहीं उसमें, बट बिल नहीं आया था, मतलब ऐसी चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच में वो जंतर मंतर पे हंगामा होने लगा, तो वो सब चीजें छोड़ के, नहीं तो 800 प्लस सीट हो जाती। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या, अगर अधिकतम सदस्य चुनेंगे तो 550 है, और अधिकतम, और विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं, किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। यानी अगर यूपी में बात करूं तो यूपी में अगर ज्यादा से ज्यादा करना होगा तो 500 से ज्यादा इसमें सदस्य नहीं, यानी 500 से ज्यादा विधायक नहीं बना सकते अगर बहुत करना होगा तो। वर्तमान में 400, आप एग्जाम बताएंगे कितना है? 403 सही है, आप बताएंगे मैं। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य विधानसभाओं में अगर बात करूं राज्यों में तो 500 हो सकते हैं, न्यूनतम कितने होंगे? 60। और लोकसभा यानी लोकसभा केंद्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अधिकतम सदस्य 550 होने चाहिए अधिकतम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आई होप। चलिए सत्र और बैठकें बात करते हैं। यहाँ पे देखिए संसद सत्रों का आवृत्ति कैसे होती है। संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना अनिवार्य है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा आता है। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल नहीं हो सकता है, यानी अधिकतम 2 सत्रों के बीच में 2 सत्र हुए, मान लीजिए मानसून सत्र हुआ और मानसून का शीत सत्र हो गया, ये गर्मी वाला सत्र, गर्मी वाला ग्रीष्म सत्र हो गया। ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र, इसमें बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, 8 से 10 महीने का हो गया गैप, तो इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? अधिकतम अधिकतम 6 महीने। इसीलिए 3 सत्र अनिवार्य हैं, शीत, मानसून और ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो आपको पता नहीं 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, और अगर हो सकता है तो डेट थोड़ा बढ़ा के इधर उधर करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा 6 माह से अधिक गैप नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होगा कि एक कम से कम साल में 2 बार तो जरूर बुलाया जाना अनिवार्य है, कम से कम। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं, ठीक है, चुपचाप कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम साल में 2 बार बुलाया जाना अनिवार्य है, और अधिकतम जो गैप होना 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पार्षद सत्र की बात करें तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र होता है जो फरवरी में होता है, मानसून सत्र होता है जो कि आपका जून जुलाई में होता है, जुलाई अगस्त में होता है, जुलाई अगस्त में, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो आगे आपका नवंबर दिसंबर में चलेगा। ठीक, ये आपका पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई कि 3 बैठकें होती हैं। अब स्थगन क्या होता है? स्थगन का मतलब, अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है ना, जो हमारे सत्र, संसद में सत्र चलते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना होगा स्थगित कर दिया, सत्रावसान कर दिया, विघटन कर दिया, विघटन। अब देखो इसको सीरियल वाइज पढ़ना। ठीक है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है या स्थगन क्या होता है? ए से स्टार्ट, अगर इंग्लिश में ए देखना। स्थगन का मतलब, ए से का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना, कुछ समय। मान लीजिए संसद सत्र चल रहा है, ठीक है, और वहां पे लोकसभा जो अध्यक्ष है, जो आगे चेयर कर रहा है उसको, वो कहेगा कि भैया 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। स्थगन मतलब कुछ देर के लिए होता है, स्थगित कर दिया गया।
ठीक है, कुछ देर के लिए बैठक को, और कुछ देर का मतलब ये कुछ घंटे, दिनों, हफ्तों के लिए भी होता है। ठीक है, यानी संसद को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होता है, स्थगित करता है। और इसको कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, जो चेयर कर रहा है वो करेगा। सत्रावसान करता है। अब देखो, सत्रावसान की जब भी बात होगी ना, तो वो राज्यों में राज्यपाल करेगा और केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो सत्रावसान जब भी बात होगी तो भैया उसको करेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल। समझ में आ गया? पूरे सत्र को समाप्त कर दिया। मान लीजिए जैसे मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, इसको जब सत्रावसान की बात होगी तो अब मानसून सत्र खत्म हो गया पूरी तरीके से। स्थगन का मतलब होता है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए रोका गया, फिर से चलेगा। ठीक है, यानी उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा, उसी सदन को उसी साल, उसी महीने में, या जब भी होगा, उसी जो मानसून सत्र जो उस टाइम का चल रहा है, उसी मानसून सत्र को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। वो हो गया स्थगन, उस टाइम पे स्थगित होता है। और सत्रावसान का मतलब अब ये मानसून सत्र जो भी चल रहा है, ये दोबारा से ये मानसून सत्र नहीं चलेगा, अब अगले साल वाला मानसून सत्र जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सत्रावसान मतलब, और ये कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब डिसोल्यूशन क्या होता है? विघटन क्या होता है? डिसॉल्व करना। जैसे आपने देखा होगा, विघटित कर देना। क्या? केवल निम्न सदन, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभाओं को भी निम्न सदन कहते हैं। ऐसे ही जैसे अभी मैं बात कर रहा था, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ऐसे ही राज्यों में भी विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा जिसमें विधायक विधायक बैठते हैं उसको हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन यानी लोगों के द्वारा चुना हुआ सदन कहा जाता है। ठीक, तो विघटन किसका होता है? सिर्फ निम्न सदन का होता है, जिसमें लोकसभा है और विधानसभा है। तो विधानसभा को भी निम्न सदन के अंतर्गत रखा जाता है। वो राज्यों में निम्न सदन हुआ, राज्यों में उच्च सदन कौन हुआ? विधान परिषद हुआ। याद रखिएगा, राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन हुआ और केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा हुआ। ठीक, तो विघटन कैसे हुआ? विघटन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा को पूरी तरह से समाप्त कर देना, विघटित हो गई। भैया लोकसभा विघटित हो गई। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि मान लीजिए मोदी जी को भी 300 के आसपास अभी बहुमत प्राप्त है। मान लीजिए इनको किसी कारणवश 260 बहुमत मिल गया। मैंने जो लोग, जो एमपी थे जिन्होंने अपना सहयोग दे रखा था, आरजेडी जेडीयू ने, या फिर जो क्या बोलते हैं, आंध्रा के जो सीएम है चंद्रशेखर बाबू नायडू, उन्होंने जो समर्थन दे रखा, अगर वो समर्थन हटा ले तो इनके पास 240 सी सीटें बचेंगी बीजेपी के पास। तो ये क्या केंद्र में सरकार चला पाएगी? नहीं। तो क्या हो गया, इसके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका उस टाइम पे लोकसभा का विघटन हो जाएगा। क्या हो रहा है? लोकसभा पूरी तरह से समाप्त कर देना, अब नए सिरे से चुनाव होगा, नए सिरे से चुनाव होगा। किसका? लोकसभा में। अब लेकिन एक चीज है, यहाँ पे अगर ये मान लीजिए इनका अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, यहाँ पे मान लीजिए इनके पास बहुमत नहीं, तो यह अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव सरकार अगर नहीं किसी की बन रही है, कोई दूसरा है कि चलो ठीक है मेरे पास बहुमत है, मैं बनाता हूँ सरकार अपनी, तो ठीक है, वो फिर से दूसरा कोई सरकार में आ सकता है। लेकिन विघटन का मतलब होता है पूरी तरीके से उस लोकसभा को खत्म करके फिर से नया चुनाव की तरफ लेके जाना होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, अब 240 इनके पास थी, ये सरकार तो बना रहे हैं, दूसरे को राष्ट्रपति बोलेगा कि ठीक है आप आओ सरकार बनाओ, वो भी नहीं बनाने की हालत में होगा। फिर उस सिचुएशन में उसको भी फिर क्या होगा, फिर लोकसभा का विघटन किया जाएगा, फिर नए सिरे से चुनाव होगा, जो जीतेगा फिर से सरकार बनाएगा वो। ठीक हो गया आपको इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इतने, अब हम इसको देख लेते हैं, इतना हमारा क्लियर हो गया। आई होप आगे फटाफट बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ चीजों को देखना है। सत्र संचालन कैसे होता है? केंद्रों में 85 के तहत, 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुलाता है। लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान, स्थगित सत्रावसान करता है और भंग करता है। क्या होता है? स्थगित यानी ये स्थगित सत्रावसान वाला है, सत्रावसान वाला है। ठीक है, सत्रावसान करता है और भंग करता है। तो भंग करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा सत्र को बुलाएगा, स्थगित करेगा। स्थगित का मतलब सत्रावसान करेगा और भंग करेगा। ये वाला स्थगन और सत्रावसान मैंने समझा दिया, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और राज्यों में राज्यपाल 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा सत्र को बुलाता है, स्थगित यानी सत्रावसान करता है और भंग करता है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम राज्यों में चलता है, बस आर्टिकल चेंज होता है और वहां पे राज्यपाल करता है। ठीक हो गया? अब ये आपके दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला 87। 87 में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को क्या करेगा? संबोधित करेगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। वैसे ही राज्यपाल भी अपने राज्यों में 176 के तहत क्या करता है? राज्यपाल विधानसभा या दोनों सदनों को क्या करता है? संबोधित करता है। ठीक हो गया? इतना क्लियर हो गया आपको? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो विधेयकों पर अनुमति वीटो शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है? अभी मैंने कल भी बात किया था कि भैया राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राज्यों में वैसे ही 200 और 201 के तहत राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रख सकता है। ठीक है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी हमने कल देख लिया था। राष्ट्रपति को 123 के तहत और राज्यपाल को 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है ये हमने कल बेहतरीन क्लास में, मतलब पिछली क्लास में हमने बेहतर ढंग से समझा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च सदन की विलंबकारी शक्ति क्या है? देखो, राज्यसभा है ना, सामान्य विधेयकों को असीमित समय के लिए रोक सकती है, धन विधेयकों को नहीं। और धन विधेयकों को अगर रोकेगी तो 14 दिन तक, कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। किसको? धन विधेयक को। ठीक हो गया इतना। राज्यसभा, फिर से बोल रहा हूं, जो सामान्य विधेयक होते हैं उसको कभी भी कितने भी समय के लिए रोक सकती है, और धन विधेयकों को सिर्फ 14 दिन के लिए। कितना? सिर्फ 14 दिन के लिए। और वैसे ही विधानसभा, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद के बाद राज्यों में ज्यादा पावर नहीं होती है, बिल्कुल मतलब पावरलेस होती है लगभग। ठीक है, तो ये विधेयक, सामान्य विधेयक को भी क्या होता है, अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं, और पहली बार में 3 माह और अगले और दूसरी बार में सिर्फ 1 महीना तक ही रोक सकते हैं। लेकिन इसके राज्यसभा की पावर ज्यादा है, वो असीमित समय के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को ये भी 14 दिनों तक रोकेगी। ठीक है, तो विधान परिषद अगर राज्यों की बात करें तो अधिकतम किसी भी विधेयक को 4 माह के लिए, और पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह, लेकिन धन विधेयकों को 14 दिन के लिए। वही राज्यसभा असीमित समय के लिए और धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। क्लियर है दैट? संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? देखिए, संसद या उसके जो सदस्य हैं, संसद और उसके सदस्यों को सामूहिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से विशेषाधिकार? क्या? कि सदन में वाद विवाद और कार्यवाहियों के प्रकाशन की स्वतंत्रता है। क्या होगा? सदन में, सदन के वाद विवाद, कार्यवाहियों के प्रकाशन की स्वतंत्रता, ये उनके पास विशेषाधिकार है। दूसरा, आंतरिक आंतरिक मामलों को स्वयं नियंत्रित व संचालित करने का अधिकार। ऐसा नहीं कि अगर संसद के कभी कभी थोड़ा गलत शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है, कभी कभी कुर्सियां भी चल जाती हैं, तो वो सब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उनके लिए कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी, ये उनके पास विशेषाधिकार है। दूसरा, विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमानना पर बाहरी यानी सदन के व्यक्तियों को दंड देने या बाहर बाहर करने का अधिकार है। तो विशेषाधिकार ये भी किसके पास है? संसद। और उसके पास क्या है कि अगर उनकी अवमानना, यानी उनके विशेषाधिकार ये है कि उसके अवमानना पर, उसके उल्लंघन या अवमानना पर उनको दंड देने का भी अधिकार दिया गया। किसको? संसद को। और जो उसके कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंदरूनी कार्यों के अंतर्गत। क्लियर है सर? अब सदन की अगर सदस्यता और शर्तों की बात करें तो भैया, कोरम या गढ़पूर्ति क्या होती है कि मान लीजिए सदन चलाना है। अगर सदन चलाना है ना, सदन चलाने के लिए कुछ सदस्यों को कुछ सदस्यों को होना जरूरी है, और वो कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 1/10। मान लीजिए अगर किसी भी सदन में 500 लोग, एक 400 लोग बात कर रहे हैं, 400 लोग हैं, मान लीजिए यूपी में सदन में 400 लोग, एक मोटा मोटा मैं रख रहा हूँ 400 लोग, तो भैया 400 लोगों का 1/10 होता है 40। जब तक 40 लोग नहीं होंगे ना, तब तक सदन नहीं चलाया जाएगा। क्या होगा? सदन को रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा कि भैया जब 40 लोग आएंगे तब चलाया जाएगा। बस इतना जाना। और ये किस संसद में ऐसा बोला गया? 100 में, और राज्यों में आर्टिकल में बोला गया 189(3) में। ठीक है, तो संसद में संसद यानी केंद्र सरकार में अगर बात, संघ में बात करें तो आर्टिकल 100 में बोला गया कि संसद चलाने के लिए कुल सदस्य 1/10 भाग होना अनिवार्य है। ठीक है, और ऐसे ही राज्यों में भी 1/10 भाग, जो 1/10 सदस्य या कुल का 1/10 भाग। ठीक है, कम से कम। अब राज्यों में थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि हर राज्य में किसी राज्य में, छोटे छोटे राज्य में जहाँ पे 36-40 विधायक हैं, ठीक है, तो वहां पे तो एक लिमिटेशन रखना चाहिए। तो इसीलिए राज्यों के लिए कर दिया गया कि भैया कम से कम 10 हो, या फिर 1/10, जो भी अधिक होगा वो उससे करेंगे। ठीक है, अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो भैया 30 का, अगर मान लीजिए 40 का 1/10 निकालेंगे तो 4 ही तो आए, 4 आ गए। लेकिन 4 से नहीं, कम से कम 10 होना चाहिए। तो राज्यों के लिए थोड़ा सा छूट दे देगी कि भैया कम से कम 10 होने चाहिए, या कुल का 1/10। ठीक है, तब राज्यों में, तब राज्यों के विधानमंडल या विधान, जो भी विधानमंडल चल पाएंगे, चाहे वो लोकसभा क्या बोलते हैं, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अनुपस्थिति,
अब्सेंट, बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है। क्या? अगर बिना अनुमति के अगर कोई भी सांसद विधायक अनुपस्थित रहता है, हम नहीं जाता है, ठीक है, जैसे स्कूलों में क्या होता है कि अगर ज्यादा दिनों तक बच्चा नहीं आ रहा है तो उसका नाम काट दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी 60 दिनों तक बिना अनुमति के, ठीक है, आपने परमिशन नहीं लिया, बिना 60 दिनों तक बिना ऐसे गायब घूम रहे हैं, गायब हो गए, तो आपका सीट रिक्त हो जाएगी, यानी दोबारा से उस क्षेत्र में चुनाव होंगे। दोहरी सदस्यता के नियम क्या है? यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुना गया है, मान लीजिए कोई सांसद है या कोई विधायक है, वो सांसद भी बन गया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो उस दौरान क्या होगा, तो विधानमंडल दोनों सदस्य चुना जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर ये डिसाइड करना होता है कि भैया हमको कहाँ की सीट रखनी है, कहाँ का छोड़ना है। तो 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देने होगा, अन्यथा उसकी सीट संसद की सूट शून्य हो जाएगी। अगर वो मान लीजिए राज्य विधानमंडल का सदस्य है और वो सांसदी का चुन, जैसे अखिलेश यादव जी क्या थे, पहले थे विधायक कहीं के, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और फिर उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, तो वहां पे सांसद के चुनाव में वो जीत गए। अब जब सीट जीत गए, वहां पे सांसद बन गए, तो अब फिर उन्होंने क्या किया कि विधानमंडल से उनको इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता कि उनकी संसद की जो सीट वो जीती थी वो क्या होती, शून्य हो जाती, ठीक है, शून्य हो जाती। इसलिए उन्होंने अपना संसद के यहाँ के विधानमंडल का इस्तीफा दे दिया और संसद की जो सीट थी उसको ले ली। ठीक, अयोग्यता कैसे होता है? संसद के आर्टिकल 103 में सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, ठीक। और राज्यों में क्या होता है, 192 निर्णय क्या राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर क्या करता है, संसद जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, राज्यपाल करता है चुनाव आयोग की सलाह पर, कि कौन सा अयोग्य है कौन सा नहीं है, ये कौन करेगा, चुनाव आयोग की सलाह पर। अगर दल बदल की बात आएगी, उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष या संसद के अध्यक्षों की बात होगी, वहां पे हम उसको भी आगे देखेंगे, ठीक। अब हमने ये आर्टिकल 75 ऑलरेडी कल के टॉपिक में कर लिया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, 75(3) में, ये हमने पढ़ लिया है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 100, ये भी आप हमने पढ़ लिया है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, 91 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बोला था कि भैया पीएम से थी, ये भी हमने कल 15% अधिकतम होना चाहिए, मंत्री जो बनेंगे 15, जितने भी सदस्य हैं उसका 15%, ये भी हमने कल कर लिया है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। लोकसभा का अध्यक्ष, अब लोकसभा के अध्यक्ष की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, अभी थोड़ा टॉपिक ज्यादा हो जाएगा, जो यहाँ पे क्लास खिंच जाएगी, ठीक है। तो हम पहले आज इतना कंप्लीट करते हैं, एक क्लास में इसको और खत्म करके दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ ही आपके दो टॉपिक तैयार हो जाएंगे, राज्य से संबंधित तैयार हो जाएगा और केंद्र से भी ये चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं खींचने देंगे, इतना ही आज करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। इतना करिए, छोटे छोटे टॉपिक को पढ़िए, बढ़िया से करिए, पीछे का रिवाइज करते रहिए। इतना आज पढ़ा है, बहुत ज्यादा चीजें, एक बार इतना कंप्लीट कर लिया आप लोग, ठीक है। और इसको ये पीडीएफ में डाल दूंगा, इसके साथ साथ ही आप पिछला रिवाइज करिए, करते चलिए, ये नहीं कि आगे के चक्कर में पिछला भूल गए सारा, तो इतना कम से कम आप लोगों का तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप रोकते हैं इस चीज को, अगली क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करें। हम ज्यादा दिन क्लास नहीं बची है पॉलिटी की, आपका मुझे लगता है 4 से 5 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और आप कोई भी प्रश्न उठा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से वो प्रश्न आता होगा, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो उसको मैं अलग से करा दूंगा, जो किसी एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट राष्ट्रपति के बारे में कि भैया बताइए 5वें राष्ट्रपति कौन थे, 10वें राज्यपाल कौन थे, ठीक है। इस राज्य यूपी के बारे में अगर एग्जाम कोई आ रहा है तो उसमें 20वें राज्यपाल पूछ लिए, ठीक है, 5वें राज्यपाल पूछ लिए, या उपराष्ट्रपति पूछ लिया, लोकसभा स्पीकर पूछ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से टॉपिक वाइज टॉपिक डाल के आपको करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।